जय हिंद। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमारा चैनल है बिहार दरोगा से संबंधित बहुत सारी जानकारी जितना हो सके आपको देता है। तो जो बिहार सब इंस्पेक्टर का नया वैकेंसी है वो तो आ ही चुका है, फॉर्म का डेट आ ही गया है, आपका सारे लोग फॉर्म भर ही रहे हैं। तो बहुत सारे जो हमारे भाई बंधु है वो कमेंट्स के माध्यम से पूछ रहे थे कि मतलब कि कुछ रोड मैप बताया जाए कि मैंने कैसे इसको क्रैक किया जाए। और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग के बैच के पास जो भी आप देख रहे हैं वो इस बिहार पुलिस एकेडमी में आइए और डबल स्टार लगा करके पीओपी करके आप अपने जिला जिस जिले में पोस्टेड हो जाकर के सेवा करिए। तो इसी से संबंधित हमारे जो साथ हैं श्री मंटू जी हैं, हमारे बड़े भैया हैं। जय हिंद तो सभी मेरे साथियों को। तो इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इन्होंने आपका 1275 के जो वैकेंसी था उसको क्रैक करके यहाँ पर आए। तो मंटू जी आप प्लीज बताइए कि मतलब कि आप कैसे अपना सबसे पहले परिचय बताइए हमारे जो भी भाई देख रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे जो भी श्रोतागण और हमारे जो प्रिय दर्शक हैं उनको मैं जय हिंद कहना चाहूँगा। और जैसा कि हमारे मित्र ने बताया कि हमारे बीच अब बिहार दरोगा का 1799 का पोस्ट आ चुका है, जिसके लिए कई अभ्यर्थी जो हैं वो कई अभ्यर्थियों के मन में सवाल अब उठ रहे हैं कि कैसे हम इस तैयारी को करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, क्योंकि वैकेंसी तो मात्र 1799 यानी लगभग 1800 ही है और इसमें फॉर्म भरने वालों की संख्या लाखों में होती है। तो किसी भी चीज को सफलता पाने के लिए मेरे हिसाब से आपको एक सटीक रणनीति की आवश्यकता होती है, एक ऐसे दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता होती है जिसमें आप भटके नहीं और अपने लक्ष्य को प्राप्त आसानी से कर पाएं। इसी विषय में मैं अपने आज मित्र के साथ आपसे बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं 2023 बैच का PSI मंटू कुमार हूँ और हम लोग आज इस विषय में बात करेंगे कैसे अपने तैयारी को धार दिया जा सके, स्ट्रेटजी को इतना सरल बनाया जा सके कि सब कुछ करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिहार SI के बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अभी नए नए फर्स्ट टाइमर होते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कई बार से इसमें अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो सर इसको दो भागों में बांट देते हैं, जैसे कि एक जो होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं और एक जो होंगे जो पहले भी एग्जाम दे चुके हैं। तो सर सबसे पहले बताइए कि जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके बारे में आप क्या सलाह देना चाहते हैं कि वो किस तरह से पहले PT को क्रॉस करें। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, फर्स्ट टाइमर जो होते हैं वो अभी नए नए ग्रेजुएशन कर करके आते हैं, उनको कंपटीशन का उतना कुछ खास अनुभव होता नहीं है। हालांकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रतिभावान होते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम है। तो मैं जो फर्स्ट टाइमर है उनको मैं बताना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले सिलेबस का ज्ञान होना जरूरी है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है बिहार दरोगा का जो इस बार आया है, तो उसमें आपको सिलेबस के बारे में चर्चा किया गया है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो उसको एक बार आपको क्या देख लेना चाहिए कि हमको क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जो फर्स्ट टाइमर हैं तो इस सबसे पहले जो इसमें जो पहला जो चरण आता है वो PT का होता है। इसमें जैसे कि आप सबको मालूम है कि इसमें 2 चरण में एग्जामिनेशन होते हैं, उसके बाद फिजिकल की बारी है। तो सबसे पहले मैं PT की बात करता हूँ कि PT में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो आपका करंट अफेयर्स और साइंस, इन दोनों का वेटेज देखने को अच्छा खासा मिलता है। तो करंट अफेयर्स करने का क्या तरीका है, तो मार्केट में बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, आप उसमें कोई भी एक अच्छी पत्रिका लेकर के या यूट्यूब चैनल है, कोई भी एक यूट्यूब चैनल लेकर के आप डेली अभ्यास कीजिए। डेली अभ्यास करने से क्या होता है कि इससे आपका करंट अफेयर बहुत ही मजबूत हो जाएगा। और इसमें मैंने देखा है कि पिछले 6 से 8 महीने, लगभग 1 साल तक आप कह सकते हैं, 1 साल तक के करंट अफेयर्स को PT के एग्जामिनेशन में समाहित किया गया। सर यहाँ पे हम एक बात कहना चाहते हैं, जैसे कि क्या होता है ना कि करंट अफेयर्स जब हम लोग तैयारी करते हैं तो आदमी सोचता है कि जब एग्जाम आएगा ना तब उस समय हम स्पीडी एडिटोरिया का करंट अफेयर्स खरीद करके पढ़ लेंगे। तो क्या यह मतलब इसका इस तरह से पढ़ना उचित रहेगा कि एग्जाम के 1 महीना 2 महीना पहले हम करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे और वो हमारा कवर कर लेगा। देखिए, इसका मैं उत्तर इस तरह से देना चाहता हूँ कि शॉर्टकट हमेशा शॉर्टकट होता है जी।
जैसे कि आप जानते हैं कि सफलता पाने के लिए सीधा शॉर्टकट अगर आप करते हैं तो कुछ ना कुछ आपकी हानि जरूर वहां पर होनी है। मतलब क्योंकि जो बच्चा रेगुलर साल भर उसका प्रैक्टिस किया है डे बाय डे, और जो बच्चा 10 दिन 15 दिन या 1 महीना में चाहता है कि हम पूरे साल भर को रिवाइज कर लें, तो कुछ ना कुछ तो अंतर आएगा ही। हाँ, मतलब तो कि इससे थोड़ी परेशानी हो जाती है, जी माइंड में बोधरेशन हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपके जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं वो छूटने लगे, वो छूटने लगता है, वो भूलने आप लगेगा, क्योंकि आपके माइंड में प्रेशर बन जाता है एक तरह का। तो ये नहीं करना है, आप मात्र 10 से 15 डेली करंट अफेयर्स को, मतलब डेली हमें अपडेट रहना चाहिए करंट अफेयर्स, और उसको नोट्स कीजिए। बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो हमारे आसपास से जुड़े होते हैं, तो आप उसको नोट्स कर लीजिए। नोट्स करने से क्या होगा कि आप उसको डेली एक बार पढ़िएगा, और अंत समय में आपको उतना मेहनत करने की उस पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप मात्र देखने से ही आपको लगेगा, बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने आप। बिल्कुल सर। हाँ, मतलब कि अंत में जब एग्जाम आएगा तो उस समय एडिटोरिया या एसपीडी का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, और ऑलरेडी हमारे पास तो अपना करंट अफेयर्स का नोट्स रहेगा, तो वो हमें उस समय उस बुक को पढ़ने में काफी हद तक मदद मिलेगा, और मतलब कि लोड नहीं पड़ेगा, जिसके कारण हम दूसरे सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो करंट अफेयर्स का तो एक बहुत बढ़िया सर बताएं कि मतलब कि अभी से ही आप उस पर लग जाइए, क्योंकि 4-5 महीने के बाद वो एग्जाम आपका ले ही लेगा। इलेक्शन खत्म होगा, 1 महीने बाद वो आपका पीटी का एग्जाम ले लेगा। तो आज से ही आप डेली करंट अफेयर्स को अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना शुरू कर दी क्या सर? जरूर। तो और आगे बात करें थोड़ा साइंस के बारे में, तो साइंस से ज्यादातर संघर्षशील वो बच्चे होते हैं जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो उनके लिए मैं ये बता सकता हूँ कि आप जो है कुछ नोट्स लेकर के दृष्टि का नोट्स ले सकते हैं, या फिर हाँ, मैं इसे प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है, मैंने भी पढ़ा है उन नोट्स को। ज्ञान बिंदु का जो बिट्टू सर का नोट्स आता है आपका साइंस का, वो बहुत ही अव्वल दर्जे का नोट्स होता है। अगर आपने उसको समझदारी से कर लिया है तो मेरे ख्याल से ये आपका पीटी से लेकर के मेंस तक बहुत ही पर्याप्त होगा। और साइंस चूंकि ऐसा विषय है कि वो कई विद्यार्थियों से आपको आगे ले जाने में मदद करती है, और रिजल्ट में बहुत बड़ा इसका फैक्टर होता है। तो ये साइंस तो हमारा मेंस में भी काम कर देगा अगर हम आज से ही पढ़ते हैं साइंस को सीरियस मूड में, जो सर नोट्स बताए हैं। एक बार सर प्लीज और बता दीजिए शायद। जी जरूर। देखिए पीटी और मेंस नहीं, जैसे कि जो साइंस का जो आप बुक एक बताए हैं, या किस सर कौन से? मैं बता रहा हूँ जी। पीटी और मेंस जो है इसका लगभग सिलेबस सेम ही है, बस थोड़ा सा करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो पीटी में ज्यादा होता है। बाकी साइंस का वेटेज भी आपको पीटी और मेंस दोनों में सेम होता है। अन्य आर्ट्स का विषय है उसका भी लगभग एक ही सिलेबस होता है। तो मेरा यही मानना है कि आप साइंस के बारे में जो है, जैसे कि हम बताएं कि दृष्टि का बुक्स का आप जो एनसीईआरटी का जो होता है उसको आप लेकर के पढ़ सकते हैं, या फिर बिट्टू सर जो ज्ञान बिंदु कोचिंग चलाते हैं पटना में, उनका आप नोट्स जो होता है उनको लेकर के आप पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा आपको सहायता करेगा, क्योंकि एक बार आपने बढ़िया से पढ़ लिया तो आपको मेंस तक में कुछ इसमें सोचने की ज्यादा आवश्यकता नहीं रह जाएगी, और बाकी सब विषय तो आपको नीतिगत रूप से तैयार करना ही होगा। हाँ, एक बात यहाँ पर मैं और कहना चाहूंगा जी, ये दोनों के लिए, पीटी और मेंस दोनों के लिए रिगार्डिंग है। एक अपना पर्सनल कॉपी रखिए। पर्सनल कॉपी दो तरह का बनाइए, एक उसके लिए जो आप करंट अफेयर्स जो आप नहीं जानते हैं या फिर आप डेली जो पढ़ते हैं उसको आप डे बाय डे नोट्स करते जाइए, ठीक है। दूसरी कॉपी आप ये रखिए कि किसी भी तरह का जीएस का जो भी क्वेश्चन हो, चाहे वो साइंस का हो, आपका आर्ट्स का हो, जो आपको लगता है कि ये मतलब कि अलग प्रकार का है या आपको नहीं आ रहा है, बहुत ही अच्छे सवाल जो होते हैं उनको आप एक नोट्स करते जाइए। इससे क्या होगा कि आप जैसे कि पूरे प्रोसेस में आपका 6 से 8 महीना या लगभग 1 साल के आसपास प्रोसेस लगता है पूरा एग्जाम होने में, तो उस समय आपके पास क्या होगा कि 2000-3000 क्वेश्चन का लगभग सिलेक्शन आपके पास आ जाएगा, और ये सिलेक्शन बहुत ही यूनिक सिलेक्शन आपका होगा। ये क्वेश्चन का सिलेक्शन जो है आपको अन्य अभ्यर्थियों से सीधे आपको आगे ले जाने में मदद करेगा, क्योंकि ये इसका संबंध सीधे आपका क्या होता है, मेरिट से होता है। होता क्या है कि जो थोड़े से अच्छे सवाल होते हैं उससे ज्यादातर बच्चे बचते हुए नजर आते हैं। तो जो मैंने कहने का मतलब, मैंने इसको अपने क्या बोलता है, अपने जब हमने तैयारी किया था तो इसको लागू अपने जीवन में किया था, तो उसी का नतीजा है कि मैंने भी, हालांकि अब मैं आपको अंत में बताऊंगा कि मैंने भी कौन कौन से एग्जामिनेशन में इस तरह के स्ट्रेटेजी को अपना करके सफलता पाई है। फिलहाल मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इस तरह के नोट्स को बनाते हैं रेगुलरिटी रूप से और डेली एक बार उसका रिवीजन करते हैं,
तो ये आपके लिए रामबाण साबित होगा मेंस के लिए, पीटी और मेंस दोनों के। लेकिन चूंकि मेंस अंतिम आपकी चयन प्रक्रिया का, इसी पर आपका मेरिट निर्धारित होता है, तो मैं यही कहूंगा कि आप एक नोट्स का कॉपी 2 बनाइए, जिसमें से एक आपका पीटी के लिए करंट अफेयर्स समाहित किया जाएगा, और एक जो है आपका जीएस से आधारित जो कॉपी है पर्सनल, वो होना चाहिए। सर यहाँ पे एक और बात आता है, जैसे कि तैयारी जब हम लोग करते हैं तो तैयारी करते वक्त क्या होता है ना कि हम हड़बड़ा जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे से अपना कंपेयर करने लगते हैं कि जैसे कि आपने बोला कि सेल्फ का नोट्स बनाइए, तो क्या होता है कि हम भी जब तैयारी करते थे, जब नोट्स बनाने बैठते थे तो हमको लगता था कितना पढ़ना है, कितना नोट्स बनाए, इस तरह की हड़बड़ाहट मन में होती है। तो मतलब कि कहाँ तक इस हड़बड़ाहट को कम किया जा सके? देखिए, हमारे मित्र संतोष जी ने बहुत ही अच्छा सवाल किया। ये सभी विद्यार्थियों के जीवन में आता है, ठीक है। इसको लगता है कि क्या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, कहीं हम किसी से पीछे तो नहीं है जी। अगर हम 10 विद्यार्थियों के बीच में है या 100 विद्यार्थियों के बीच में है, तो अगर कभी हम जैसे कि कोई सेट लगा रहे हैं या सेट बना रहे हैं, तो हमारे मार्क्स कम आ गए हैं उससे, तो दिमाग डिप्रेशन में चला जाता है कि उसके मार्क्स इतने बढ़ कैसे गए, हमारा कैसे बढ़ेगा। तो इन सब बातों को नहीं लेना है, आपका काम है सिर्फ पढ़ना। अब दिमाग में ये लेकर के चलिए, जहाँ तक मैंने भी इसको अपने तैयारी के दौरान अप्लाई किया है, आप ये जान के चलिए कि आपको सब कुछ आता है और आप सब कुछ में काबिल हैं, और आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। जी। ये बहुत ही बड़ा मनोवैज्ञानिक फैक्टर है आपके तैयारी को बढ़ाने का। हाँ, कभी भी किसी से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि आपका लेवल अलग होता है, किसी और का लेवल अलग होता है। तो मेरा यही मानना है कि आप सही दिशा में, सही रूटीन वाइज करके जब आप स्टेप बाय स्टेप जा रहे होते हैं, तो सफलता निश्चित होती है आपकी। तो इन सब बातों को कभी भी दिमाग में ना आने दें, क्योंकि निगेटिविटी जो है बहुत खराब चीज होती है, इससे हमेशा बचे, और उन स्टूडेंट्स से भी बचे जो इन तरह के र्यूमर्स को करने का मतलब कि जो नेगेटिविटी को फैलाते हैं। क्योंकि नेगेटिविटी फैलने से क्या होती है कि आपके क्वेश्चन पर प्रभाव पड़ता है, आपके तैयारी पर प्रभाव पड़ता है, आप कई तरह की बातों में आ जाते हैं। इसका एक अच्छा और तरीका है कि माइंड को डिप्रेशन में आप अगर इस तरह से आते हैं, तो आप योगा का सहारा ले सकते हैं। सवेरे जब उठते हैं तो अपना नित्य कार्य करने के बाद थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स देने के लिए आप योगा करें, इससे माइंड जो है थोड़ा शांत होता है, और फिर आप अपना तैयारी को धार दे सकते हैं। जैसे कि सर बताएं कि आप जो अपना नोट्स बनाइएगा, तो वो जो नोट्स बनेगा वो आपका ऑथेंटिक बनेगा। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ग्रुप में आप पढ़ते हैं, तो किसी ग्रुप में 2-4 लड़के का नंबर उस दिन आपका ज्यादा आ गया, तो आने दीजिए, उससे घबराना नहीं। आप अपने नोट्स पे काम करते हैं, 2-3 महीने का जो अभी समय है, जो भी मतलब ऑथेंटिक चीजों को नोट करते हैं, तो आपके मेरिट में वो काम करेंगे। जब आप मेंस का एग्जाम दीजिएगा, तो जब मेंस का एग्जाम दीजिएगा तो कुछ उसमें क्या होता है ना कि 4 ऑप्शन होंगे, तो 4 ऑप्शन में से आपको खुद ही नहीं पता चलेगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और आंसर क्या दिया हो। तो वहां पे जब आप पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़े हुए हैं, तो 3 ऑप्शन को आप काट सकते हैं अपने बेसिक नॉलेज के आधार पर, क्योंकि आपके पास नोट से उसे रिलेट करके, तो वहां पे आपका सही हो जाएगा। और वो जो सही होगा वो आपको बाउंड्री लाइन से बाहर, मतलब कि आपको बीपीए के एंट्री गेट तक लेके आएगा वही क्वेश्चन। इसीलिए मेरे भाई, मतलब कि सर के जो माध्यम से सारांश निकला कि आपको खुद का नोट्स बनाना ही चाहिए, आपको उस पर काम करना ही चाहिए। तो जैसे कि अब देखिए, एक और बात होता है कि मंजिल पे तो आप तैयारी करते हैं तो आज नहीं तो कल मंजिल पे पहुंच ही जाइए, लेकिन मंजिल पे पहुंचने के लिए जो रास्ते होते हैं ना, वो बहुत सुनहरे होने चाहिए। आप सोचिएगा कि शॉर्टकट से निकल जाएंगे, वो तो मजा नहीं आएगा जीवन में। रास्ते को बिल्कुल खुशहाल और सुंदर होना चाहिए, ताकि आप अपने भाई बंधुओं को इंस्पायर कर सकें। तो चलिए, ये तो सर पीटी और मेंस का हो गया। फिर क्या होता है ना कि बहुत सारे भाई बंधु, जैसे हमारे साथ हुआ था कि क्या हुआ था कि पीटी मेंस निकल जाता था और फिजिकल में ही छट जाते थे। तो ठीक है, अभी तो फिजिकल में खैर टाइम है, लेकिन फिर भी ज्यादा टाइम कहने का मतलब ये नहीं कि आपके पास 1 साल टाइम है। आपके पास मुश्किल से इस वैकेंसी के लिए 6 महीना टाइम है। 6 महीने के अंदर आपका प्रारंभिक एग्जाम, मतलब पीटी, मेंस और फिजिकल तीनों हो ही जाएगा आपका। तो सर फिजिकल के बारे में क्या देना चाहते हैं? और देखिए, दरोगा का चूंकि ऐसा नौकरी है जिसमें मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर दोनों से हम लोग को फिट होना पड़ता है जी। तो इसमें पढ़ाई में बहुत ज्यादा, कहने का मतलब कि स्मार्ट खां भी नहीं बनना है, पीएचडी नहीं करना है। हम लोगों को उन्हीं चीजों को जानना है जो हमारे एग्जाम के रिलेवेंट जरूरी है। और फिजिकल हमने देखा है, मैं बताऊंगा लास्ट में आपको कि मेरा ये फिजिकल किस प्रकार रहा है और मैं कैसे यहाँ पहुंचा हूँ। तो फिजिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके लिए। मैंने देखा है कि करीब 100 में 60% लड़के जो हैं मेंस करने के बाद, 60 से 65% मेंस करने के बाद जाकर के फिजिकल में छट जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप दोनों को बैलेंस में लेकर के चलें। तो इसका एक आदत आप बनाइए कि सवेरे उठ करके जितना हो सके धीरे धीरे आराम से 1 चक्कर 2 चक्कर 1 किलोमीटर का
1.5 किलोमीटर का, या जो भी अपने क्षमता के अनुसार, ताकि इतना भी नहीं दौड़ना है कि आप थक जाए और फिर घर आकर सो जाए और फिर पढ़ाई आपका बाधित हो जाए। उतना ही करना है जितना में आप दोनों को अपना बैलेंस में लेकर के चलना है, लेकिन डेली। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है उस लेवल की बन जाएगी कि आपको अंत समय जब मेंस के बाद जब फिजिकल की बारी आएगी तो आपको उतना लोड नहीं पड़ेगा बॉडी पर, उतना आप इंजरी से प्रभावित नहीं होंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे दौड़ के पहले ही इंजरी से होकर के बाहर हो जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ है सर, बहुत बार होता है। मेरे ही कई साथी हैं जो इस तरह से इंजरी हो गए हैं, हो जाते थे नहीं आ पाए, अच्छा नंबर आने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मतलब हमें बैलेंस करके, ज्यादा ना सही लेकिन थोड़ा सा एफर्ट डालना है। कोई भी आप एक समय, कोई भी सुबह में या फिर शाम में थोड़ा बहुत जो है 1 से 1.5 किलोमीटर का चक्कर लगा सकते हैं, धीरे धीरे थोड़ा योगा वगैरह कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी जो है उसके रिलेवेंट ठीक ठाक हो जाएगी, ताकि फिजिकल में आप बढ़िया कर सके आगे जाकर। सर एक और बात पूछना था, जैसे कि आपका सिलेक्शन हुआ है तो हम जानना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि हताश हो जाते हैं अपनी असफलताओं से, और मतलब उनके समाज के ताने आने लगते हैं तो टूट जाते हैं और फिर पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके दूसरे काम धंधों में लग जाते हैं। तो हमारे हिसाब से वो ठीक नहीं है। जब आप रास्ते पे चले गए हैं तो आप उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचना ही चाहिए, क्योंकि वापस लौटना उतना ही दूरी तय करने के बराबर होता है। जरूर। तो सर प्लीज आप बताइए कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था, और जो पिछला अटेम्प्ट आप दिए हैं तो वहाँ पे कौन कौन सी समस्याएं, थोड़ा आप बताइए प्लीज। जरूर। देखिए मेरा जो ये है करीब 6ठा अटेम्प्ट है, और इससे पहले मैंने 5 अटेम्प्ट किया है। इससे पहले हमने 2018 का 1717 पोस्ट, फिर 2446 का पोस्ट, 2213 का पोस्ट, उससे पहले फिर 64 का पोस्ट 2 बार मैंने क्लियर किया है। और अंत में जाकर के हमें सफलता 2023 में जो 1275 है इसमें मिली है। तो ऐसा है नहीं है कि पढ़ने में मैं ये था, पढ़ाई मेरी ठीक ठाक रही है शुरू से ही। जो स्ट्रेटजी मैंने बताया उसी के अनुसार हमने पढ़ाई की है, और ओवरऑल करीब 15 से 16 रिजल्ट्स मैंने प्राप्त किया है, और अंत में जाकर के यहाँ पर मैं अभी स्थिर हूँ। हालांकि मैं अभी प्रयासरत हूँ, खैर उसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो देखिए जैसे कि हमने बताया कि आपको डेली थोड़ा थोड़ा फिजिकल करनी चाहिए। ये मैंने गलती किया था अपने जब मैं तैयारी कर रहा था उस समय। मैंने एक पीटी किया 1717 पोस्ट में, मेंस किया, और जैसे ही मेंस हो गया तो उसके डायरेक्ट ग्राउंड में चला। मैंने 5 से 6 दिन दौड़ करके डायरेक्ट सोचा कि ग्राउंड में चले जाएंगे, और वहां पर गया, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। मेरा पैर टूट गया था चौथा चक्कर में ही, 5 चक्कर का हुआ करता है जी। तो करीब उसके बाद फिर डॉक्टर भी बोल दिया कि आप लोग से ये नहीं हो पाएगा, आप जिंदगी में कभी दौड़ नहीं पाइएगा। बहुत तरह की बात, माइंड थोड़ा डिप्रेशन में हो गया। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा, अपनी पढ़ाई को जारी रखा, और अपनी इच्छा शक्ति, सबसे बड़ी इसमें क्या होती है इच्छा शक्ति। अब अपने इच्छा शक्ति को इस तरह से मैनेज कीजिए कि आपको कोई भी हिला ना सके। आप अडिग रहिए अपने मनोवृत्ति सबसे को, मतलब कि बिलीफ सिस्टम मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन अचीव एनीथिंग। उसके बाद फिर 2446 की बारी आई थी, तो उसमें मैंने दौड़ने गया था। इसमें पीटी मेंस मैंने बढ़िया नंबर से पास किया था, और मेंस क्या बोलता है फिजिकल में फिर से मेरा जो सिलेक्शन नहीं हो पाया, मैं दौड़ नहीं पाया। तो उसका भी मुझे बहुत दुख हुआ। फिर भी मैंने हार नहीं मारी, फिर से आगे मैं जाकर के 2213 का पोस्ट में आया, और यहाँ पर आने के बाद मेरा फिर से फिजिकल जो है जंपिंग मेरा नहीं हो पाया, और मैं यहाँ से रिजेक्ट हो गया। उसके बाद फिर 64 पोस्ट का 2 बार आया, तो यहाँ भी मैंने क्लियर किया, लेकिन दौड़ चुकी नहीं हो पाया हमारा। तो अंत में जाकर के जो सफलता मिली 2213 में। तो मेरे कहने का मतलब है कि कभी भी हताश नहीं होना है, ठीक है। और चूंकि हालांकि हमारी उम्र भी अब थोड़ा 30 प्लस है, तो जब हम कर सकते हैं तो आप लोग तो नए युवा वर्ग हैं, तो आप में बहुत एनर्जी है, ऊर्जा है, तो आप बहुत अच्छे से इसको मैनेज कर सकते हैं। सर का बताने का बस यही मकसद था कि आपको थकना नहीं है, हारना नहीं है। जब सर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, और आपका बीपीए के गेट पर आपका इंतजार किया जा रहा है। जरूर आप आइए, आपका स्वागत है आपका। और जैसे कि अब हम लोग का जो 1275 का बैच था तो वो तो अब समाप्त होने के मोड़ पे पहुंच चुका है, पीओपी कुछ दिन में हो जाएगा। सर आउटडोर इंडोर तो हम लोग का तो खत्म हो ही गया है। तो इस तरह से हमारा प्रयास रहेगा कि आपको और भी हमारे जो मित्र हैं उनके माध्यम से आपको जो भी जानकारी हमें हो सकेगा आपको साझा करेंगे। तो सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि मैंने महसूस किया है, जो कि मैं भी एक मिडिल क्लास तो नहीं कहूंगा, उससे भी नीचे फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारे बहुत सारे ऐसे भी जो दर्शकगण होंगे, जो पाठक होंगे, जो तैयारी करने मेरे एस्पिरेंट्स हैं,
कि बहुत सारे ऐसे हैं कि जो इस तरह के फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनकी कंडीशन ठीक नहीं है। मैं भी उन्हीं में से एक आया हूँ, तो मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा मैं उनके लिए खास करके जी उनको मैं प्रेरणा दूंगा कि किस तरह से मैंने इन सब चीजों को कर करके आज यहाँ पर सफलता के रूप में यहाँ बैठा हुआ हूँ, और आपको भी बताऊंगा कि सारे पारिवारिक स्थितियों को देखते हुए, जिम्मेदारी को देखते हुए, स्थितियों को समझते हुए आप सफलता कैसे पा सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय जय।